रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खो कर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में खो कर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है मेरे यार। जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है मेरे यार, लेकिन हार कर जीतने में मजा ही कुछ और है। हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साथियों, यूट्यूब का स्टडी चैनल इंजॉय स्टडी के परिवार में मैं वसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, हमने जो पिछला वीडियो में बनाया था, पिछला वीडियो में हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास खत्म कर चुके थे और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या शुरू कर रहे हैं साथियों? मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। और जो हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं वो किसके संदर्भ में शुरू कर रहे हैं? तो वो जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो झारखंड के संदर्भ में शुरू कर रहे हैं साथियों। झारखंड के संदर्भ में शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करें तो जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास को साथियों लगभग 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के अंत से लेकर शुरू बताया गया है। अगर हम लोग 13वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो क्या हुआ था कि कुछ मुसलमान जो आक्रामक थे, वो कुछ मुसलमानों जो थे वो छोटा नागपुर पे आक्रमण किए थे। अगर उन आक्रामकों के बारे में हम लोग बात करें तो जो उन आक्रामकों है वो एक तो है इल्तुतमिश, एक है इल्तुतमिश, और जो दूसरा है साथी वो कौन है? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ये जो दो आक्रमक है, दो मुसलमान शासक है, वो क्या किए थे कि छोटा नागपुर को जीतने का प्रयास किया था। लेकिन जो छोटा नागपुर का तत्कालिक शासक थे वो कौन थे? तो उस समय का जो छोटा नागपुर का तत्कालिक शासक थे वो थे नागवंशी शासक। कौन थे साथियों? नागवंशी शासक। यहाँ का जो शासक थे वो थे नागवंशी शासक। और जो नागवंशी शासक थे उन्होंने क्या था, हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि जो नागवंशी शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत प्रभावशाली थे। वो जो इल्तुतमिश है और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो क्या हुए कि छोटा नागपुर के जीतने का तो प्रयास किए, लेकिन जो नागवंशी शासक यहाँ के थे वो इन्हें जीतने में असफल कर दिए। इनका जो प्रयास है वो विफल रह गया। अगर हम लोग उसके बाद का बात करें तो क्या हुआ था कि सन 1340 ईस्वी में, कब? सन 1340 ईस्वी में तुगलक वंशीय एक मोहम्मद बिन तुगलक जो था, क्या था? कौन? एक तो और तुगलक वंशीय शासक था। तुगलक वंशीय शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बिन तुगलक। ये कब का बात है साथियों? 1340 ईस्वी में। कब? 1340 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था कि हजारीबाग पे आक्रमण किया था, छोटा नागपुर में आक्रमण किया, और इन्होंने जो जीतते जीतते आ गया वो कहां तक आ गया? तो इन्होंने क्या किया कि जीतते जीतते हजारीबाग तक आ गया। हजारीबाग तक आ गया, हजारीबाग को भी जीत लिया। हजारीबाग तक इन्होंने जो अपना जीत का सीमा है उन्हें विस्तार कर लिया था। अगर हम लोग और बात करें तो जो उधर उसका सेनापति संथाल पे, उसका जो नाम था, उनका नाम क्या था? मलिक बेया था। उनका नाम जो मलिक बेया था, मलिक बेया क्या किया था कि मलिक बेया इसका एक और सेनापति था, इसका एक सेनापति था। कौन? इसका जो सेनापति का नाम था साथियों वो क्या था? तो उसका हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मलिक बेया था। मलिक बेया ने क्या किया था? इन्होंने संथाल पे आक्रमण किया था। क्या किया था साथियों? संथाल पे आक्रमण किया था।
संथाल पे आक्रमण किया था और संथाल के जो सरदार है, संथाल के सरदारों को इन्होंने क्या किया, परास्त किया, हरा दिया। और इन्होंने हरा के क्या किया, इन्होंने जो हरा के है वो संथाल में बीघा का किला जीत लिया। क्या जीत लिया, संथाल के परगानों को, संथाल पे आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया, आक्रमण किया और आक्रमण करके इन्होंने संथाल सरदार को परास्त किया, सरदार को हरा दिया। और हरा के क्या किया, अगर हराने के बाद इनका क्या किया, ये बीघा के किला पे अपना आधिपत्य जमा लिया। कहां पे, बीघा का किला। बीघा का किला ये जीत लिया साथी। अगर हम लोग उसके बाद बात करेंगे तो क्या हुआ कि बाद में इसे आगे जो था क्या था कि बाद में फिरोज तुगलक भी छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। जो फिरोज तुगलक है इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है कि फिरोज तुगलक भी छोटा नागपुर पे आक्रमण किया और छोटा नागपुर पे आक्रमण करने के बाद वो छोटा नागपुर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया। यहाँ के आगे हम लोग जो बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे साथियों, तुगलक वंशीय शासक के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो तुगलक वंशीय शासक में हम लोग बात करेंगे और किसके बात करेंगे, फिरोज तुगलक का। अगर हम लोग फिरोज तुगलक का बारे में बात करें तो जो फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक भी छोटा नागपुर पे आक्रमण किया और यहाँ के कुछ क्षेत्र भी जीत लिया। छोटा नागपुर का क्या है कि कुछ क्षेत्र भी जीत लिया। और यह जो क्षेत्र जीता साथी वह भी एक बड़ा क्षेत्र था। यह भी छोटा नागपुर का मतलब जीता तो कोई छोटा सा भाग नहीं जीता, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया। लेकिन वह जो जीता हुआ था वह कहां तक जीता, तो वह जो जीता वो उसका जो सीमा था, जीतने का सीमा था वो जीत कर आया। और कहां तक जीता, तो वो सतगावा तक जीता, सतगावा तक जीता। लेकिन उसका जो सीमा है वो सतगावा तक ही सीमित रह गया। अगर हम लोग उसके बाद में बात करेंगे तो क्या हुआ कि जो सतगावा के बाद है, जैसे ये सतगावा है और इधर जो है वो नागवंशी शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे, नागवंशी शासक। नागवंशी शासक शासन कर रहे थे। तो फिरोज तुगलक को लगा कि हम जो जहां पे नागवंशी शासक शासन कर रहे हैं वहां पे उस क्षेत्र को हम नहीं जीत पाएंगे। और उसका ये चीज लगना भी उचित था। और ये चीज लगना इसलिए उचित था क्योंकि जो नागवंशी शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली थे। उनको ये आशंका लगा कि हम इस क्षेत्र को नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य है, उधर तो मुगल साम्राज्य का दिल्ली सल्तनत में उदय हो रहा था। तो वहां पे क्या है कि मुगल साम्राज्य का जब तक छोटा नागपुर वाला या तो झारखंड वाला क्षेत्र पे नहीं दृष्टि पड़ी, तब तक क्या हुआ कि इस क्षेत्र का जो शासक है, जैसे नागवंशी शासक हो गया, रक्सैल शासक हो गया, सिंह वंश के राजाओं हो गया, ये सारे शासक क्या है कि इस क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छे से शासन किए। कब तक, जब तक कि छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में मुगलों का दृष्टि नहीं पड़ा। उसके अगर हम लोग बाद में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में, इन शासकों के बीच में आपसी मतभेद भी हुआ था। ये शासकों के बीच में क्या हुआ था कि आपसी फूट विवाद भी बीच बीच में छोटा नागपुर वाले शासकों के बीच में हुआ था। जैसे में अगर हम लोग बात कर ले तो एक बार क्या हुआ था कि सन 1368 ईस्वी में, सन 1368 ईस्वी में, कब, 1368 ईस्वी में, याद रखिएगा साथियों। 1368 ईस्वी में क्या हुआ कि बाघदेव सिंह, किसके बीच, बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, किसका, सिंहदेव सिंह, बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह। बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह का जो मतभेद हुआ था साथियों, और वो जो मतभेद हुआ था वो किसके साथ में हुआ था, तो वो नागवंश के साथ में हुआ था, नागवंश
वंश के साथ में हुआ था। तो इन लोग का भी आपस में क्या हुआ कि बीच बीच में छोटा छोटा जो आपसी मतभेद है ये होने लगा। अगर हम लोग उसके बाद का बात करें तो क्या हुआ कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य का उदय हो रहा था। दिल्ली सल्तनत में जो शासन चल रहा था वो मुगल शासन चल रहा था, और मुगल शासन का क्या हुआ कि दृष्टि छोटा नागपुर पे नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जो अफगान शासक थे, अफगानों थे, वो मुगलों को मतलब दिन रात परेशान कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अफगानों जो थे वो मुगलों को दिन रात करके परेशान कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मुगलों और अफगानों के बीच में युद्ध छिड़ जाता था। क्या कि मुगल शासक भी थे, उन लोग का बहुत प्रभाव था, उन लोग का भी बहुत दबदबा था मुगलों का। और अगर मुगलों का दबदबा था तभी तो उन लोग दिल्ली सल्तनत तक आ चुके थे और दिल्ली में भी अपना शासन वो उन लोग जमा रखा था। तो जो मुगल था और अफगान था उन लोगों के बीच में काफी मतभेद था। तो क्या होता था कि जो अफगान था इस क्षेत्र में पहले से रह रहा था, अफगानी वाला क्षेत्र में पहले से रह रहा था। तो जब मुगल दिल्ली सल्तनत में आया तो अफगानों और मुगलों के बीच में बनने नहीं लगा, और जब दोनों के बीच में बनने नहीं लगा तो बीच बीच में उन लोग के बीच युद्ध होने लगा था। तो जब अफगान तो मुगलों के पर आक्रमण कर देते थे, लेकिन अफगान पे जब आक्रमण होता था तो अफगानी लोग क्या करते थे कि छोटा नागपुर के जंगल वाला आप में आकर छुप जाते थे। यहाँ तक कि जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वो क्या कर रहे थे कि अपने गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन लोग छोटा नागपुर का प्रयोग कर रहे थे अफगान। यहाँ तक कि जो यहाँ के कुछ शासक थे जैसे राजा मधुकरण सिंह हो गया, नागवंशी शासक, वो क्या हुआ है कि यहाँ के अपने राजाओं को, यहाँ के शासकों को साथ भी अपना सहयोग में ले लेते थे मुगलों के साथ युद्ध करने के लिए। तो मुगलों को क्या लगा कि हम क्यों ना इस क्षेत्र को अपने दिल्ली सल्तनत वाला क्षेत्र में मिला ले, अपना मुगल शासन वाला क्षेत्र में मिला ले, तो जो अफगान को दमन करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम अफगान का फिर दमन आसानी से कर सकते हैं। और तभी से क्या हुआ कि छोटा नागपुर वाला क्षेत्र मुगलों के दृष्टि में आने के लिए शुरू हो गया। अगर हम लोग उसके बाद का बात करें तो कुछ इतिहासकारों, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक नदी बहती थी, उसका नाम था शंख नदी। और शंख नदी में क्या होता था कि उस समय तत्कालिक समय में हीरे पाया जाता था। ये तो इतिहासकारों और विद्वानों का कहना है। तो जो वो हीरो पाए जाते था, वो हीरो के कारण क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत का तत्कालिक सम्राट अकबर था, अकबर हुआ करता था उस समय का शासक, तो अकबर उसी से क्या हुआ कि शंख नदी में हीरे पाए जाने के कारण वहां पे उससे आकर्षण हुआ और इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाना चाहा, इस क्षेत्र को अपना विस्तार में लाना चाहा। लेकिन अगर हम लोग मुख्य कारण बोले तो मुख्य कारण हम लोग जो बात करेंगे वो क्या हुआ कि अफगान ही थे। अफगान ही जो थे, जो मुख्य कारण हुआ इस क्षेत्र में मुगलों का जो दृष्टि पड़ने का। उसके अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो अकबर अपने सेना को भेजा, जब वो चाहा कि हम क्यों ना छोटा नागपुर वाला क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला ले, हम वहां पे विस्तार हम कर ले, वहां पे मुगल शासन का वर्चस्व स्थापित करें, तो उन्हें लगा कि हमको इस क्षेत्र को जीत लेना चाहिए। और उस क्षेत्र को जीतने के लिए अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खन्ना। क्या था? अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति, उसका नाम क्या था साथियों? अब्दुल रहीम खान खन्ना। याद रखिएगा साथियों। अब्दुल रहीम खान खन्ना को उसने क्या किया कि आक्रमण के लिए भेजा। क्या किया कि आक्रमण के लिए उन्होंने इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र के लिए अकबर क्या करता था कि अपना सेनापति खान खन्ना को भेजा। अकबर एक बहुत शातिर दिमाग वाला शासक था साथियों, मुगल शासक था, बहुत तेज दिमाग वाला मुगल शासक था। उन्होंने अक्सर ज्यादातर युद्ध में क्या करता था कि वो खुद से नहीं जाता था, वो ज्यादातर युद्ध में क्या करता था कि अपने सेनापति को भेजता था। तो इस क्षेत्र को भी जीतने के लिए क्या किया कि अब्दुल रहीम खान खन्ना को भेजा, जो उसका सेनापति था। और अब्दुल रहीम खान खन्ना क्या करा कि 3 मार्च 1575 ईस्वी में, कब याद रखिएगा इस तिथि को, 3 मार्च 1575 ईस्वी को
3 मार्च 1575 ईस्वी को क्या करा साथी, अब्दुल रहीम खान खन्ना इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब्दुल रहीम खान खन्ना के बीच और यहाँ पे छोटा नागपुर के जो शासक थे उसके बीच में क्या हुआ, आक्रमण हुआ। और उसी आक्रमण के बाद क्या हुआ कि बंगाल और बिहार का जो अधीनता है, वो बंगाल और बिहार भी अपने शासक, यहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो हार गए। और इन क्षेत्रों में बंगाल कहाँ पे, बंगाल व बिहार, इस क्षेत्रों में जो है वो मुगल शासन का वर्चस्व हो गया। ये क्षेत्र भी मुगल शासक हार गए। और यहाँ पे हारने के बाद क्या हुआ साथियों कि जो यहाँ पे हारने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे भी मुगल शासन का वर्चस्व जो है वो स्थापित हो गया। अगर हम लोग इसके बाद में बात करें तो क्या था कि छोटा नागपुर में एक राजा था जिसका नाम था राजा मधुकरण सिंह। वो मधुकरण सिंह क्या था कि अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने पूर्वजों का आत्मसम्मान के लिए उन्होंने क्या करा कि वो मुगलों का शासन, मुगलों का जो अधीनता है वह स्वीकार नहीं करा। कौन साथियों, यहाँ पे इसको मिटाना चाहूंगा। ये आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो नोट्स जरूर बनाइएगा साथियों, क्योंकि ये जो एग्जाम ओवरव्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग नोट्स बेहतर तरीका से बनाते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत आप लोग को फायदा होने वाला है। और जो जब झारखंड हम लोग शुरू ही किए हैं दोस्तों, तो झारखंड को हम लोग पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, शुरुआत से अंत तक देखेंगे। जैसे कि हम लोग जो करा वो क्या करा कि झारखंड का जैसे प्राचीन इतिहास देखा, तो प्राचीन इतिहास देखने के बाद प्राचीन इतिहास में लगभग 5 वीडियो बना। और हम लोग अभी जो शुरू किया है वो मध्यकालीन इतिहास शुरू किया। मध्यकालीन इतिहास का भी जो हम लोग करेंगे वो 4-5 वीडियो में करेंगे, 4-5 सेशन में करेंगे और पूरा विस्तार तरीका से करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे आधुनिक इतिहास देखेंगे, उसके बाद यहाँ का प्रमुख आंदोलन देखेंगे। तो उसके बाद क्या है कि जो यहाँ का एक राजा था, कौन, उस राजा का नाम था मधुकरण सिंह। जो मधुकरण सिंह है वो क्या किया कि मुगलों का जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं किया, मुगलों का अधीनता उसने स्वीकार नहीं करा। तो जब मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करा तो क्या हुआ कि मुगल फिर एक अपना सेनापति को भेजा, और उस जो सेनापति का नाम था वो क्या था, शहबाज खां। यहाँ पे फिर इससे लड़ने के लिए एक सेनापति आया, मुगल का सेनापति, मुगल सेनापति, और उसका जो नाम था क्या था साथियों, तो शाहनवाज खां। शाहनवाज खां था। और शाहनवाज खां क्या करा कि उस पे 1585 ईस्वी में राजा मधुकरण सिंह पे क्या, 1585 ईस्वी में, कब, 1585 ईस्वी में राजा मधुकरण सिंह पे ये आक्रमण करा। कौन, शाहनवाज खां। जब 1585 ईस्वी में राजा मधुकरण सिंह पे क्या किया, आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि राजा मधुकरण सिंह जो है वो हार गया, हार गया। और हारने के बाद क्या है कि राजा मधुकरण सिंह में और शाहनवाज खां में क्या हुआ कि कुछ समझौता हुआ। और समझौता होने के बाद में क्या हुआ कि उसमें कुछ नियमित मालगुजारी के बाद, उसमें से कुछ नियमित मालगुजारी भी रहा, कुछ वो क्षेत्र जो है वो मुगल साम्राज्य अपने अधीन कर लिए। और ये सब निम्नलिखित समझौतों के बाद क्या हुआ कि इनको पुनः राज्य सौंप दिया गया, राजा मधुकरण सिंह को पुनः राज्य सौंप दिया गया। तो इन पे जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था, 1585 ईस्वी में। किसने करा था, वो करा था शाहनवाज खां, जो कौन था, वो मुगल सेनापति था। अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सिंह वंश का। और सिंह वंश का जो बात करें, इसके मैं एक चीज और बता दूं साथियों की जो राजा मधुकरण सिंह था, मधुकरण सिंह 1585 ईस्वी के पहले एक बार मुगलों के साथ लड़ चुका था। कब, 1585 ईस्वी के पहले। और जो पहले लड़ा था वो कब लड़ा था, तो वो लड़ा था अफगान विद्रोहियों के साथ। क्या हुआ था कि जो अफगान विद्रोही था अपना जो गतिविधि चला रहा था, वो गतिविधि कहाँ पे, छोटा नागपुर में चला रहा था। तो छोटा नागपुर में
गतिविधि चलाने के साथ साथ क्या हुआ कि राजा मधुकरण सिंह के कुछ अफगानों का दोस्ती हो गया। और मैंने ये बात अभी से कुछ देर पहले भी कहा कि जो मधुकरण सिंह है वो अफगान विद्रोहियों को सहयोग के लिए मुगलों से पहले भी क्या किया था, युद्ध कर चुका था। हमने ये बात कही, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ ही क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या 1585 से पहले या तो नवाज खां के साथ युद्ध करने से पहले क्या राजा मधुकरण सिंह कभी मुगलों के साथ युद्ध किया था क्या? हाँ, तो किया था। और वो जो युद्ध किया था वो किसके साथ किया था? अफगान विद्रोहियों के साथ मिल करके किया था, अफगान विद्रोहियों के सहयोग के लिए किया था और मुगलों के साथ किया था। उसके अगर हम लोग बाद में बात करेंगे तो बाद में बात करेंगे किसका? सिंह वंश का बात करेंगे साथियों। अगर हम लोग सिंह वंश का बात करें और सिंहभूम का बात करें तो वहां का जो तत्कालिक शासक था वो कौन था? राजा रंजीत सिंह था। कौन था वहां का तत्कालिक जो शासक था? सिंहभूम का जो तत्कालिक शासक था वो कौन था? सिंह वंश का जो तत्कालिक शासक वो था राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह भी क्या था कि वो भी बहुत तेज शासक था, बहुत शातिर शासक था। और उन्होंने क्या किया कि अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने पूर्वजों का आत्मसम्मान के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं किया। पहले मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो नहीं किया तो क्या हुआ कि जो मुगल शासक होते थे वो बहुत निर्दयी होते थे, और वो बहुत निर्दयी होते थे तो वो किसी को बख्शते नहीं थे। ये जो राजा रतन सिंह है, ये रंजीत सिंह है, राजा रंजीत सिंह क्या किया कि ये चीज को भाप लिया, ये चीज वो समय का आकलन किया, ये चीज को समझा कि अगर हम मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें फिर अंततः हारना भी होगा और पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होगा। इसलिए वो क्या किया कि समय को आकलन किया, समझा, सोचा, विचारा और क्या किया कि बाद में फिर कुछ समय जो बाद है वो मुगलों का जो अधीनता है वो स्वीकार कर लिया। क्या किया कि कुछ समय बाद में वो मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लिया साथी। और मुगलों को जो अधीनता स्वीकार किया वो कुछ समझौता के साथ में किया, उसके भी कुछ मालगुजारी के साथ नियमित रूप से कुछ उससे समझौता हुआ और समझौता के साथ वो भी है जो उसके साथ अधीनता स्वीकार कर लिया। मुगलों कुछ समय बाद मुगलों के साथ समझौता करके अधीनता स्वीकार कर वहां का राजा बना रहा। क्या किया कि वहां का पहले बाद में अधीनता स्वीकार करा, और अधीनता स्वीकार करने के बाद क्या हुआ कि वहां का जो है वो कुछ समझौता किया मुगलों के साथ और वहां का राजा वो बना रहा। उसके अगर हम लोग बाद में बात करें तो क्या हुआ था कि अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था क्या? मान सिंह। मान सिंह जो था बहुत शातिर दिमाग का था, बहुत तेज दिमाग का सेनापति था। और उन्होंने क्या किया कि 1590-91 ईस्वी में क्या करा था साथियों कि जुनैद एक अफगानी विद्रोही था। कौन? मुगल का सेनापति मान सिंह था, जो कब 1590-91 ईस्वी में क्या करा था कि अफगानी विद्रोही था, एक अफगान का विद्रोही था, अफगानी विद्रोही था जो उन लोग को सर दर्द बना हुआ था। और उससे एक बार युद्ध हुआ, उसमें जो अफगानी विद्रोही जुनैद है वो क्या हुआ था? हार गया था। और उसका पीछा करते करते जो राजा मान सिंह, वो मुगल का जो सेनापति है मान सिंह जो है, वो जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है उस सिंहभूम वाला क्षेत्र से उन्हें क्या किया गया? गुजरा था। तब 1990-91 में किसके
किस चीज के लिए गुजरा था, उस क्षेत्र में क्यों आया था, तो अफगानी विद्रोही जुनैद का पीछा करते हुए आया था। अगर उसके बाद में हम लोग बात करें 1990-91 में जुनैद अफगानी विद्रोही, अफगानी विद्रोही जुनैद का पीछा करते हुए सिंहभूम से गुजरा था। कहां से? सिंहभूम से। तो ये सवाल में आ सकता है साथियों कि जो प्रथम समय में है या तो फर्स्ट टाइम है, वो सिंहभूम वाला क्षेत्र में जो ये अकबर का सेनापति वो जो मान सिंह था वो कब आया था सिंहभूम वाला क्षेत्र में? तो क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1590-91 ईस्वी में। वो अफगानी विद्रोही जुनैद का पीछा करते हुए आया था। उसके बाद में अगर बात करें तो जो मान सिंह को है, यहाँ पे इसको मिटाना चाहूंगा साथियों, अगर आप लोग को कोई परेशानी ना हो तो। क्या है कि मान सिंह को 1589 ईस्वी में, कब? 1589 ईस्वी में उसे बिहार का सूबेदार बना दिया गया। किसको? मान सिंह को। जब वो तो जीत चुका था 1575 ईस्वी में ही, 3 मार्च 1575 ईस्वी में ही ये बंगाल और बिहार को अपने अधीनता में कर लिया था। तो जो मुगल शासक अकबर था उन्हें क्या करा था कि 1589 ईस्वी में ही मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया था। 1589 ईस्वी में क्या किया था? मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया था। और जब इसे बिहार का सूबेदार बना दिया गया साथियों, तो ये क्या करा कि बिहार में खूब मुगलों का जो है ध्वज फहराया। बिहार में खूब ये मुगल शासन का वर्चस्व स्थापित किया। और इन्होंने बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार के वहां के बहुत सारे राजाओं को हरा के दक्षिण बिहार में भी क्या करा कि मुगल का जो शासन है उसका जो मुगल शासन का वर्चस्व स्थापित किया। इन्होंने क्या किया कि दक्षिण बिहार को भी, बिहार के राजाओं को जीतकर वहां भी मुगल शासन स्थापित किया। अगर ये दक्षिण बिहार में भी क्या करा साथी कि मुगल शासन का जो वर्चस्व है वहां भी दक्षिण बिहार में भी स्थापित करा। उसके अगर हम लोग बाद में बात करना चाहेंगे तो हम लोग जो बात करेंगे वो किसका करेंगे? वो करेंगे किसका साथियों? चेरो वंश का। किसका? अगर आप लोग का कोई असुविधा ना हो तो हम इसे मिटाना चाहेंगे और हम लोग जो आगे विश्लेषण करेंगे वो करेंगे किसका? चेरो वंश का। अगर चेरो वंश का हम लोग जो पहले बात करें साथियों, चेरो वंश का पहले क्या हुआ था कि हमने क्या कहा पहले ही कि जो मुगल शासक था वो किसी को बख्शता नहीं था, वो पूर्ण रूप से निर्दयी था। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो चेरो वंश का। और जो चेरो वंश था वो क्या था कि उसे भी पहले हार का स्वीकार हारना पड़ा था। चेरो वंश को पहले भी हारना पड़ा था मुगलों से। तो उन्होंने जब हारना पड़ा था तो वो बहुत निराश हो चुके थे, क्योंकि वो चेरो वंश जो है वो स्थानीय जनजाति थे, वहां का बहुत दिनों से क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। और शासन करने के बाद उन्हें क्या हुआ कि जब मुगल का दृष्टि पड़ा, मुगलों का दृष्टि पड़ा इस क्षेत्र में, तो उन्हें और इस क्षेत्र को जितना चाहा तो चेरो वंश को भी हरा दिया और वहां का जो शासन है वो मुगल शासन अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो जो इस कारण से क्या हुआ था कि चेरो वंश जो था वो पूर्ण रूप से निराश हो गया था, हताश हो गया था। लेकिन वो अपना आत्म सम्मान के लिए, वो अपना पूर्वजों के आत्म सम्मान के लिए चेरो वंश भी क्या कि मुगलों का जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। क्या? चेरो वंश भी जो मुगलों का अधीनता है वो अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे।
ये अपना आत्म सम्मान के लिए, ये अपना पूर्वजों के आत्म सम्मान के लिए उनको मुगलों का तो अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करे, ये विवश थे। और इन्होंने क्या करा कि एक अवसर के तलाश में रहा, एक अवसर के इंतजार में रहा, कौन, चेरो वंश वाले लोग, और एक अवसर के तलाश में था। तो ये जो अवसर था जो चेरो वंश के, क्या हुआ, शीघ्र मिल गया। और यह अवसर मिलने का कारण यह था साथी कि 1605 ईस्वी में जो अकबर का है वो बीमार के कारण मृत्यु हो गया। कब, ये चीज नोट कर लीजिएगा, आपको ये भारत इतिहास में भी, भारतीय इतिहास के लिए भी यह मुख्य पॉइंट है। 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया। जो अकबर था साथी वो बहुत शातिर दिमाग का था। मुगल सम्राट के लिए, मुगल शासन के लिए एक डायमंड साबित हुआ, एक ये बहुत बड़ा शासक साबित हुआ। और इसके साथ में क्या हुआ कि जब 1605 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया, तो 1605 ईस्वी में इसका मृत्यु होने के साथ साथ क्या हुआ कि मुगल सम्राट में, मुगल शासन में क्या है, पूरा शोक संतप्त मच गया। क्या मचा, शोक संतप्त मच गया। और शोक संतप्त जब मचा, शोक संतप्त मचने के साथ क्या हुआ, इन्हें पूरा मतलब वहां का कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। तो इसका जो फुल अवसर है, पूरा अवसर चेरो वंश के लोग उठाए और क्या करे कि अपने जो चेरो वंश वाला राज्य था उसे क्या करा कि चेरो वंश के जो सेना थे उन्हें पूरा मुगलों सेना को खदेड़ कर भगा दिया और अपना जो चेरो का जो राज्य था पुनः फिर पूर्ण स्वतंत्र कर लिया। और वहां का जो शासन है वो फिर से जो चेरो वंश के शासक हैं वो करने लगे। तो आज हम लोग देखें यहाँ तक साथियों। आज के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जो हर तरह के आप लोग को तैयारी करवाएंगे, आप लोग से हमारा रूबरूता बढ़ते रहेगा, ज्यादा रूबरू होंगे और हम लोग मन से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए हम अगला वीडियो के लिए चाहूंगा आप लोगों से इजाजत। तब तक के लिए